स्टीव जॉब्स की एक बात याद आती है, वो भी बोलते थे कि अगर हम आईफोन बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करते तो कोई नहीं बोलता कि हमें चाहिए। जो मन में आया बनाओ, जो चीज़ें आई, बट क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, फेल हो जाओगे। नहीं बिका नहीं बिका, नौकरी कर लेना। आज हमारे फाउंडर ज्ञान के इंटरव्यू सीरीज में हैं गौतम सिन्हा, जो कि फाउंडर हैं नापा डोरी के, जो कि एक लग्जरी लेदर ब्रांड है, बट अब वो काफ़ी डिफरेंट बिजनेसेस में घुस चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, पर फिर भी उन्होंने बिजनेस पूरा बूटस्ट्रैप करके बिना फंडिंग के बनाया है। इंडिया के अलावा इनके आउटलेट्स दुबई, लंदन में भी है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि यार कैसे उनको आइडिया आया, कैसे लिमिटेड मीन्स के साथ बूटस्ट्रैप करके उन्होंने इतनी बड़ी लग्जरी ब्रांड खड़ी करी। प्लस आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो वेलकम करते हैं गौतम को। गौतम, वेलकम टू फाउंडर ज्ञान। शुक्रिया। तो गौतम, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि बहुत सारे लग्जरी ब्रांड जैसे कि आपके प्राडा हो गए, गुची हो गए, एलवी हो गए, ये लेदर गुड्स, लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। आपको क्या लगता है कि इंडियन ऐसे कोई ब्रांड क्यों नहीं है जो कि उस लेवल में फेमस है, जबकि क्योंकि लेदर तो इंडिया में भी काफ़ी प्रोड्यूस होता है, तो हम उस स्केल तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? बाहर की कंपनी लेदर गुड्स के लिए इतनी बड़ी ब्रांड्स कैसे बन पा रही हैं, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? वेल, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इंडियन ब्रांड भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सब बोलते हैं कि प्राडा, लुई विटॉन ऐसे कैसे आगे नहीं पहुंच पाए हम। बट वो आपको देखना चाहिए कि वो सारे ब्रांड जो आप बात कर रहे हैं, जिनके नाम अपने लिए हैं अभी, वो सारे ब्रांड 100 साल से भी ज़्यादा हैं, चल रहे हैं। और इंडिया की क्या एज है? 75। हाँ, तो वो इंडिया कंट्री बाय इटसेल्फ यंगर है ब्रांड से। तो ब्रांड बनाने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी कोई ब्रांड नहीं बनते। सब यहाँ पर सबको जल्दी पड़ी हुई है। इंस्टा वर्ल्ड है, इंस्टा चीज़ें हैं, फेसबुक है, सबको लगता है कि 2 सेकंड में ब्रांड बन जाएगा, 2 सेकंड में बिकना शुरू हो जाएगा। मगर इन चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है। और अभी इंडियन ब्रांड आएंगे, बहुत सारे हैं अभी जो पाइपलाइन में हैं, जो आएंगे, अभी ऊपर आएंगे। एंड आप देखोगे अगले 5-10 साल में इतने सारे इंडियन ब्रांड होंगे जो दुनिया भर में मशहूर होंगे। तो अभी जैसे कि मैं पढ़ रहा था, नापा डोरी को शुरू हुए ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं। हाँ जी। बट मैं थोड़ा अर्ली लाइफ में जाऊंगा, जब आई गेस आप 1980s किड होंगे। तो तब का क्या एनवायरनमेंट था? क्या तब बचपन में आपको लगा था कि मैं इतना बड़ा बिजनेस सेट करूंगा, या बिजनेस की तरफ इंक्लिनेशन था? चाइल्डहुड बेसिकली कैसा था? चाइल्डहुड नॉर्मल था, जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती हैं दिल्ली में, वैसे ही थे हम। और उस टाइम पे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि बिज़नेस करेंगे या कुछ करेंगे। पैसा कमाना था, और पैसा कैसे कमाना है वो देखना था कैसे है, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा माहिर तो था नहीं मैं। और देखना था कि किस चीज़ में जाऊंगा, कि नौकरी करूंगा या तो अपना बिज़नेस करूंगा। बिज़नेस करने की कभी सोची नहीं थी, नौकरी करने की सोची थी। और पता था कि क्रिएटिवली ठीक है, हाथ चलता है। इंजीनियर तो बनने नहीं वाला था। और उस टाइम पे क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा नौकरियां भी नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, ढूंढने पड़ते थे नौकरी। तो करते कराते इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद 2-3 साल नौकरी करी, थोड़ा बहुत बिज़नेस सीखा कि ऐसा होता है, शिपमेंट कैसे जाती है, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। और एक्सपोर्ट हाउस में काम करा 2 साल, और उनने भेजा बाहर ट्रेड फेयर के लिए। तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत सीखी, दिमाग में रही कि अच्छा ये ऐसे होता है, और इतने की चीज़ बनती है, इतने की बेच सकते हैं, उसको प्रमोट कैसे करना है, क्या करना है। उन चीज़ों को 5-6-7 साल तक देखते 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 अब इवेंचुअली बोला चलो ठीक है, अपना भी कुछ ट्राई करते हैं शुरू करने का। 2010 में शुरू करा था नापा डोरी। यहाँ पे मैं, जैसे कि आपका ये था कि आपको काफ़ी जल्दी पता चल गया था कि आप क्रिएटिवली ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। जैसे आपने बोला इंजीनियर नहीं बनना है, बहुतों को हमारे में से इंजीनियर नहीं बनना होता है, बट उनको पता नहीं होता क्या करना है। बट यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसे आप निफ्ट में आपने एडमिशन लिया, आपके पास वाली चीज़ कर रहे थे, तो फिर आपने वो डिसीजन कैसे लिया कि कॉलेज से ड्रॉप आउट करना है या फाइनल ईयर नहीं देना है? क्योंकि अभी भी कॉलेज ड्रॉप आउट बहुत बड़ी चीज़ मानी आती है। तो उस टाइम में कैसे आपने आपको कन्विंस किया कि नहीं, दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट डिसीजन, और वो एंड में फिगर आउट हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं था कि ड्रॉप आउट करके कहीं और जाना है और काम करना है। पैसा कमाना था उस टाइम पे, और जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा था वो नहीं लगाई। और
करा था कॉलेज, और कोई प्लान नहीं था। लाइफ में ऐसे कोई प्लान नहीं होते, जो प्लान करके जाता है वो फिर प्लान में ही रह जाता है। जो इंस्टिंक्ट बोलती है तुम्हारी, उसके हिसाब से चलना चाहिए। कभी कभी इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर तुम्हारे अंदर से कुछ आ रही है आवाज़ कि ये करना है और ये ऐसे ट्राई मारते हैं तो करो। उन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है लॉन्ग रन में। और मैं ऐसे किसी को नहीं बोलूँगा कि ड्रॉप कॉलेज छोड़ दो और काम करना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। और थोड़ी लक की भी ज़रूरत होती है, और एंड इवेंचुअली ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी तुम्हें पता नहीं। मेरे को ये था कि उस टाइम पे पैसा कमाना था, और जस्ट भूख थी कि कुछ करना है, और क्या करना है पता नहीं था। वो तो अपने आप हो गया। मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैंने कोई ब्रांड चलाया सोच के कि मैं ब्रांड बनाऊंगा। मैं तो चीज़ें बेचने के लिए ब्रांड बनाया था। तो ज़िंदगी कहाँ ले जाती है किसी को नहीं पता होता। बट एक चीज़ थी, जो भी बनाऊंगा ठीक बनाऊंगा, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का बनाऊंगा। और उसमें तो काफ़ी नॉलेज हो गई थी 7-8 साल काम करते करते। सो अब 10 साल हो गए ब्रांड बनते हुए। जैसे आपने बोला कि कॉलेज में ही आपको जॉब मिल गई थी और फिर पैसा कमाना था तो आपने काम करना शुरू कर दिया। बट ओवरऑल क्या होता है ना कि एक इंसान, आप धीरे धीरे हायर पोजीशन में भी गए होंगे, तो ओवरऑल बंदा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ पैसे भी, जैसे आपका पैसों का प्रॉब्लम, आई एम अज्यूमिंग जैसे आप सीनियर पोजीशन में रहे होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और आप चीज़ें भी बनाते हैं। तो फिर आपको कैसे कन्विक्शन आया कि अच्छे एस्टैब्लिश पोजीशन में सब कुछ छोड़ के एक बिजनेस बनाना है, वो भी एक ऐसा बिजनेस जो कि एक लग्जरी ब्रांड है? तो वो कन्विक्शन कैसा है? क्योंकि जो आपका मेन प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया था पैसों वाला। सॉल्व कुछ नहीं हुआ था, मगर ये है कि जब नौकरी होती है थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है कि काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं। मगर जब तुम किसी के लिए काम कर रहे होते हो तो अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैंडर्ड्स काम करना पड़ता है। चीज़ें जो बनानी है उनके हिसाब से बनानी है, अपने मन से कुछ नहीं बना सकते चीज़ें। और मैं हमेशा अपने मन से बनाने की चीज़ें चाहता था। तो करने के बाद, काफ़ी साल काम करने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अपने मन से बनाना चलते हैं जो मेरे को लगता है कि बिकेगा। कभी कभी वो बायर होते हैं कंपनियों में, एक्सपोर्ट होता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तुम किसी की नौकरी कर रहे हो मगर खुला हाथ नहीं मिलता। तो वो खुला हाथ लाने के लिए मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्राई मारते हैं, 1-1.5 साल करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर से नौकरी कर लेंगे, इतना क्या है। और यहाँ पे आपने लेदर कैसे चूज़ किया? मतलब क्या आप इसी फील्ड में काम करते थे तो आपको लेदर चूज़ किया, या इसके पीछे क्या था? नहीं, लेदर तो मेरे को कोई जांच नहीं थी लेदर की, क्या लेदर होता है, क्या नापा होता है, क्या क्वालिटी होती है लेदर की, कुछ नहीं पता था। ना मैंने कॉलेज में लेदर के बारे में सीखा था, ना मैंने अपने नॉर्मल जॉब में लेदर के बारे में सीखा था। वो तो जैसे बोलते हैं ना, नसीब होता है। अपने आप कोई चीज़ आ गई तुम्हारे हाथ में और तुमने उसके साथ कुछ काम करना शुरू करा। तो मेरे को किसी ने बोला कि बेल्ट बनानी है, तो मैंने बेल्ट बनाने का, उनने मेरे को बोला कि आपको मैं 300-400 बेल्ट का ऑर्डर दूंगा, आप बेल्ट बना सकते हैं, आप तो डिज़ाइनर हैं। मैंने उस टाइम तो कोई भी काम हाथ में आ जाए तो ले लो, किसी को कभी मना नहीं करना। तो मैंने बोला हाँ बनाएंगे, बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाई। जब पहली बार ऑर्डर करा उस टाइम पे मैंने देखा कि मटेरियल प्रीमियम मटेरियल है, लग्जरी मटेरियल है, और मज़ा आया बनाने का, और वैल्यू भी है प्रोडक्ट में। और लेदर ऐसा मटेरियल है जिससे कि तुम कोई भी चीज़ बना सकते हो। सबसे पुराना मटेरियल है जो इंसान जानता है। और उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था कि लेदर का ब्रांड बनेगा, क्या बनेगा। बट मैंने सोचा चलो लेदर में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो तुम कपड़े बना सकते हो, बैग बना सकते हो, बेल्ट बना सकते हो, तुम हर चीज़ बना सकते हो लेदर में। कुर्सियाँ बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो। तो लेदर में स्कोप बहुत था। और उस टाइम में मेरे को कोई यहाँ पर दिखा नहीं इंडिया में कोई ऐसा कोई ब्रांड जो लेदर का कुछ कर रहा था। 1-2 ब्रांड थे जो बहुत टाइम से कर रहे थे, बट वो वही अनोखी चीज़ नहीं बना रहे थे। तो मैंने चलो उसमें देखते हैं, उस हिसाब से आया था लेदर। तो जब आपने डिसाइड किया कि हाँ लेदर एक इंटरेस्टिंग मटेरियल है और इस पर आप काम करना चाहेंगे, तो
अब फाइनली फिर आपने डिसाइड किया कि हाँ अपना भी बिजनेस शुरू करना है, तो आपको फिर पता जैसे कि होता क्या है ना कि आप डिसाइड कैसे करते हो कि ये प्रोडक्ट से हमें लॉन्च करना है या मार्केट में ऐसी आइडेंटिटी बनानी है, तो इनिशियल प्रोडक्ट आपने कैसे डिज़ाइन किया कि हाँ मैं मार्केट से अलग होऊंगा इस प्रोडक्ट के थ्रू? वही मेरे को सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि तुमने डिसाइड कैसे करा, प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे बनाई, ये क्या करा, आगे कैसे बढ़े। कोई प्लान नहीं था। मेरे को जो चीज़ ठीक से बनाने आती थी वो बनाई, जिसमें मेरे को पता था कोई आके मेरे को ये नहीं बोल सकता कि चीज़ ठीक नहीं बनी। सबसे पहली चीज़ क्वालिटी वाइज मेरे को पता था 100% ठीक बनेगी। तो मेरे को बैग बनाने आते थे, बेल्ट बनाने आती थी, जो चीज़ें मैंने सीखी थी पिछले 8 साल उससे शुरू करा था। ट्रंक बनाए थे, ट्रंक इसलिए बनाए थे क्योंकि फ़ौजी बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरे फादर फ़ौज में थे और मैंने बचपन में हमेशा देखे थे वो लोहे वाले ट्रंक। तो मैंने हमेशा वो बचपन से वो थी एक चीज़ कि उसको ठीक करना है। उसमें हमेशा कोई कलर नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कोई नॉर्मल ट्रंक होते थे। और तो मैंने मजाक में बनाए थे ट्रंक कि सोच के कि इसको ठीक बनाते हैं, ये अच्छे बिकेंगे। और वही मैंने आपको पहले भी बोला था, इंस्टिंक्ट होती है कोई चीज़, तो इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलोगे तो चीज़ें ठीक ही आएंगी। तो मैंने बनाए, उस टाइम पता नहीं था बिकेंगे नहीं बिकेंगे। ट्रंक से तुम ट्रैवल तो कर नहीं सकते, इनसे जो डेंट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और लोग मेरे को आधे से ज़्यादा बोल रहे थे तुम ये क्यों बना रहे हो, तो बिकेगा ही नहीं। बट अगर लोगों के बारे में सुनना शुरू कर दिया तो फिर बिज़नेस तो अपने कर ही नहीं पाओगे कभी। यहाँ पे एक चीज़ जो आप बहुत बार बोल रहे हैं कि मैंने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया, बिल्कुल है ना। और इंस्टिंक्ट नॉर्मली क्रिएटिव लोग ये बोलते हैं कि हम इंस्टिंक्ट को फॉलो किया, फिर हमने कुछ नया बनाया, लोगों को पसंद आया। बट जब बिजनेसमैन आते हैं जो मे बी CEO वो होते हैं, वो मोस्टली दिमाग से खेलते हैं कि यार नंबर्स क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट गैप क्या है। बिल्कुल आप बिजनेस भी हैं, आप क्रिएटिव भी हैं, दोनों डिजाइन भी संभालते हैं, CEO भी हैं तो नंबर्स भी देखते हैं। तो इन दोनों को मिक्स कैसे करते हैं? क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि जो क्रिएटिव वाला बंदा है वो बिजनेस नहीं देख पाता है, नंबर्स नहीं उतना नहीं देख पाता है। जो बिजनेस CEO वाले हैं वो क्रिएटिव वाली चीजें समझ नहीं पाते हैं। बट मुझे ऐसा आपसे बात करके लग रहा है कि आपको दोनों का समझ है। दोनों का नाप तोल अब आ गया है, पहले नहीं था। जब शुरू करा था तब उस टाइम मैं जो चीज़ें बना रहा था बिल्कुल बिकाऊ चीज़ें नहीं थी वो, मतलब बिकना बड़ा मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि डिज़ाइन सेंट्रिक थी, देखने में अच्छी थी, यूजेबिलिटी कम थी। और उस टाइम पे शुक्र है भगवान का, मेरे को किसी ने ये नहीं बोला कि ये चीज़ मत बनाओ, बिकेगी नहीं, पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा। काफ़ी लोग आए थे, मैंने फिर भी बना ली। मैंने बोला नहीं, जो है अब नौकरी छोड़ी है, कुछ काम करने के लिए तो अपने हिसाब से करेंगे। और मन बोल रहा था कि करो ये चीज़ें, करो देखो आगे। इतना भी वो वाइल्ड चीज़ नहीं थी कि बिल्कुल ही अनोखी है। ओवर द इयर्स अब थोड़ा समझ आया है कि ठीक है, दोनों का नाप तोल होना चाहिए, बिज़नेस वाइज होना चाहिए। अब आप जो बोल रहे हो CEO होते हैं कंपनियों के बड़े बड़े, और जो जिनका स्पेसिफिक जॉब ही वही होता है कि नंबर देखो, मार्केट स्टडी करो, देखो मार्केट में बिक क्या रहा है, उसके हिसाब से चीज़ बनाओ, वो चीज़ें भी होती हैं। बट मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ जो शुरू कर रहे हैं अपना बिज़नेस के, अपने मन से बनाओ जो चीज़ बनानी है। और आधे से ज़्यादा लोग जो होते हैं, लोगों को पता नहीं होता उनको चाहिए क्या। जब तक तुम उनको दिखाओगे नहीं उनको क्या चाहिए, उनको पता नहीं होगा। तो डरो मत, बनाओ जो तुम्हें बनाना है, और कैटेगरी क्रिएट करो अपनी खुद की, क्योंकि वो कैटेगरी जो क्रिएट करेगा अपनी खुद की और आगे अपने हिसाब से बढ़ेगा, वही सक्सेसफुल होगा। बट जो कैटेगरियाँ बनी हुई हैं पहले की, उन्हीं को फॉलो करोगे तो तुम उनके पीछे ही रहोगे ना। जो जिन्हें बनाई है वही आगे रहेंगे। तो अपने हिसाब से अपना पाथ खुद क्रिएट करो, चीज़ ऐसी बनाओ जो कैटेगरी डिफाइनिंग हो। और जब आपने जॉब छोड़ा तब उसके बाद फिर ये शुरू किया, बट उस टाइम तो ऐसा ये नहीं था कि ऑनलाइन तो सामान ये ई-कॉमर्स इतना था नहीं, तो आपको ऑफलाइन दुकान बना के खुद बना के बेचना था, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगती है। तो आपको इनिशियल सेटअप में कितना अराउंड इन्वेस्टमेंट या लगा, और प्लस इनिशियल बायर्स कहाँ से मिले? क्योंकि वो तो आप बिल्कुल ही नए हो, तो वो इनिशियल बायर्स कैसे मिले, और प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना अप्रॉक्स लगा होगा उस टाइम पे? सो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम तो मैं बेवकूफ़ी के हिसाब से चल रहा था।
तो हौसखास उस टाइम पे आ रहा था 10 साल पहले, और वहाँ पे मैंने तो छोटा सा स्कूटर गिराज था, 100 स्क्वायर फुट भी नहीं होगा, वो लिया था। और उसके सीढ़ी के नीचे था किसी के स्कूटर गिराज गलियों में। वहाँ से मैंने नापाडोरी शुरू करा था। मेरे को पता था मेरी जेब में खाली 2-3 लाख रुपए थे उस टाइम जो मैं खर्च सकता था, और वो स्कूटर गिराज मेरे ख्याल से उनने मेरे को 12,000 रुपये पे दिया था महीने के। तो मुझे पता था 1.5 लाख रुपए तो आधे चले गए साल के, तो 1 साल का रेंट तो हो गया। उसके बाद बचे 1.5 लाख और, तो 1.5 लाख और का प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसी प्रोडक्ट को बेच के थोड़ा सा और पैसे कमा के आगे बढ़ेंगे। अब किसी को अगर आप ऐसे बोलो अभी इस टाइम पे तो बोलोगे तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, क्योंकि कौन ब्रांड शुरू करता है दुकान से? पहले तुम सोचते हो तुमने प्रोडक्ट बनाया, तुम जाओगे लोगों के पास अपनी उनकी दुकानों में रखोगे, कमीशन बेस पे जो भी करोगे, और उस हिसाब से चलोगे स्टेप बाय स्टेप। बट मैंने उस टाइम पे आई वॉज ऑल इन। मैंने सारा जो मेरे को पता था कि अगर चलेगा नहीं साल में तो फिर पैकअप करके आगे बढ़ेंगे। मगर शुरू से लक रही है साथ में, प्रोडक्ट अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिला, राइट प्लेस राइट टाइम बोलते हैं। हौसखास उस टाइम पे आ रहा था, वहाँ पर बड़े सारे नई चीज़ें आ रही थी। हौसखास विलेज काफ़ी मशहूर हो गई थी उस टाइम पे, बड़े क्रिएटिव लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे जगह का भी फ़ायदा हुआ कि थी जगह पे थे, टूरिज़्म ज़्यादा था वहाँ पर, और ऊपर से प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक था। तो 3-4 चीज़ों का एक साथ मिलना मेरे लिए तो काफ़ी बेनिफिट रहा उस टाइम पे। और उस दुकान से फिर 1 साल में हमने दूसरी दुकान खोली। इतना अच्छा रिस्पॉन्स है? काफ़ी रिस्पॉन्स। दूसरी दुकान 1 ही साल में खोल दी थी मेरचंद मार्केट में उस टाइम पे। और वहाँ से फिर आइडिया हुआ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, प्रोडक्ट क्या बिक रहे हैं नहीं बिक रहे, उन्हीं को बनाया, उनको इम्प्रूव करा। ऑन द जॉब लर्निंग थी, कोई ऐसे किसी ने कुछ बताया नहीं था कि ऐसे चीज़ करो वैसे करो, दुकान मत चलाओ। भाई वही बात उस पर आ जाती है इंस्टिंक्ट पे, कि जो दिमाग में लगा था कि ये करना चाहिए, और अब मैंने अपने इंस्टिंक्ट को हमेशा फॉलो करा है, और मार्केट स्टडी नहीं। बट अब एज द बिजनेस इज़ ग्रोइंग थोड़ा बहुत नाप तोल में करना पड़ता है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई। उस टाइम मैं अपने अकेले बैग बना रहा था, अकेले बेच रहा था। अब टीम है, चीज़ें हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पे मुझे वो स्टीव जॉब्स की एक बात याद आती है। वो भी बोलते थे कि आप अगर कस्टमर को दिखाओगे नहीं प्रोडक्ट तो उनको पता नहीं चलेगा उसका उनको चाहिए कि नहीं। वो बोलते थे कि अगर हम आईफोन बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करते तो कोई नहीं बोलता कि हमें चाहिए, बट एक बार हमने बना के दिखा दिया, तब कैटेगरी बना दी, तो पूरी दुनिया को वही चाहिए। हाँ, जैसे कि आपने हाँ बिल्कुल, कैटेगरी क्रिएटर्स कम ही आते हैं लाइफ में, और बाकी सारे तो फॉलो करते हैं कैटेगरीज। तो अब उस चीज़ में डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो मन में आया बनाओ, जो चीज़ें आई, बट फेल हो क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, फेल हो जाओगे जाके। तो सबसे ज़्यादा स्पेशली हम इंडियंस डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मोर देन कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत मॉनेटरी लॉस तो ठीक है, वो तो तुमने रिस्क लिया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट लोग क्या कहेंगे, उन सारी चीज़ों से हम ज़्यादा डरते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, सबके पास ओपिनियन होता है, सारी चीज़ें बोलते हैं सारे लोग। और बट मेरे हिसाब से तो जो फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम्हारी टांग तो नहीं टूट रही ना, तुम क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं बिका नौकरी कर लेना, नौकरी तो मिल, दिमाग तो है ना, दिमाग कोई कॉपी नहीं कर सकता तुम्हारा। सो वो लोग डरते हैं कि वो मेरा चीज़ कॉपी हो जाएगी, मेरी ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से तो जब पैसे नहीं थे और जब अब बिज़नेस है, दोनों हिसाब से मैं अपना जो मेरा एटीट्यूड था वो सेम ही है आगे बढ़ने के लिए। कैटेगरी क्रिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। नहीं बिकेगी तो कुछ और क्रिएट कर लेंगे आगे बढ़ के। और एटलीस्ट लर्निंग ये रही है कि धीरे से काम करो। अगर नापाडोरी को बड़ा बनाना होता मेरे को, और आपने बोला था पहले ऑनलाइन का, अगर मेरे को ऑनलाइन अगर मेरे को बिज़नेस को ग्रो करना होता बहुत फास्ट, तब मैं ऑनलाइन में चले जाता, अमेज़ॉन पे बेच लेता प्रोडक्ट, चीज़ें कर लेता। बट वो प्रोडक्ट की वैल्यू चले जाती। तो वैल्यू क्रिएशन भी होती है एक चीज़। वैल्यू क्रिएशन के लिए तुम्हें
ये वैल्यू क्रिएशन उसमें नहीं आती जैसे कि टर्नओवर बढ़ा दिया। वैल्यू क्रिएशन आती है कि चीज़ अनोखी है नहीं है, और वो इसकी एस्पिरेशन वैल्यू क्या है। लोगों को लगता है कि यार मैं पैसे कमा के थोड़ा बहुत बचा के आईफोन ख़रीदूँगा क्योंकि आईफोन है, तो वो वैल्यू क्रिएशन भी चीज़ होती है, और वो बहुत ज़रूरी होती है ब्रांड के लिए। मैं ये अगर आपसे पूछूं कि आपकी एक सुपर पावर क्या है, कोई बोल सकता है कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे मार्क्स बहुत आते थे, तो आप अगर आपको बोलें आपकी सुपर पावर क्या है, आपके हिसाब से क्या है? मैं कभी ऐसे सोचा नहीं है, बट अगर आप पूछ रहे हो तो मैं अब पूरा थीम ही हो गया इस एपिसोड का कि इंस्टिंक्ट पे रहो। मैं अपनी इंस्टिंक्ट को हमेशा फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो सुपर पावर सब में होती है। हर बंदा, हर इंसान इस दुनिया का, उसके पास ये पावर है, बट हम भूल गए उसकी अहमियत और उसको फॉलो करना, क्योंकि बाकी सोसाइटी आप जब अभी बोल रहे थे क्या बोलेगी, क्या करेगी, क्या, वो सारा दिमाग में रहता है, मगर जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसको सुनना हम भूल गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है, अपनी अंदर से आवाज़ जो आ रही है उसको सुनना। जो उसको समझ जाएगा और जो उसको टैकल कर सकता है ठीक से, वही आगे बढ़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, सबसे सक्सेसफुल लोग दुनिया के अपनी इंस्टिंक्ट से आगे बढ़ते हैं। और ये नहीं कि इंस्टिंक्ट तुम्हें बोल रही है कि तुम्हें कल सब कुछ बेच देना है, वो भी नहीं। बेवकूफ़ी और इंस्टिंक्ट में भी थोड़ा फ़र्क होता है मगर वो सबसे ज़्यादा सुपर पावर मैं सोचता हूँ सब इंसान में होती है, बट जिसको वो टैप करना आ गया वो काफ़ी अच्छी जगह पे है। अब जैसे कि आपने जब ऑस्कार्स में स्टोर खोला, फिर दूसरी जगह भी स्टोर खोला, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स, इनिशियल प्रॉब्लम्स कैसे क्या है? क्योंकि आपने खुद के ऑफकोर्स सेविंग से किया, ऑफकोर्स ब्रांड भी अच्छे चलने लगा, बट फिर भी दिक्कतें आई होगी क्योंकि आप सब खुद से सीख रहे थे। तो ऐसे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आए, उनको फिर आपने टैकल कैसे किया? क्योंकि बोलते ना कि 90% बिजनेस फर्स्ट ईयर में शट डाउन कर जाती है, उसके बाद जो बच गए उसमें भी अराउंड 40-50% 3 इयर्स में शट डाउन कर जाती है। तो उस टाइम में मेजर प्रॉब्लम्स क्या आई थी, उनको फिर आपने टैकल कैसे किया था? नहीं, बात तो सही बोली आपने। यू नो, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस एटलीस्ट बोलते हैं कि 50% बिजनेस पहले साल में डूब जाते हैं और 90% मोर लेस उल्टा बोल दिया, 90% पहले 3 साल में मर जाते हैं। अगर 3 साल तक तुमने आगे बढ़ लिया तो तुम कुछ ठीक कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। मेरे मुश्किलें तो काफ़ी आई थी, पैसे नहीं थे, प्रोडक्ट बनाने के पैसे नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, रेंट देने के कभी कभी पैसे नहीं थे, सेल्स गर्ल नहीं थी। मैं खुद बैठता था दुकान पे, पहले मेरे 1.5 साल में खुद बैठा हूँ दुकान पे। पहले काम करता था घर ऑफिस में आके, फिर संडे को, और फिर पूरे दिन दुकान पे बैठना है। कभी कभी दुकान देर से खोलनी पड़ती थी, तो दुकानदार भी बना था 2 साल के लिए। पूरे न्यू ईयर्स, क्रिसमस, एक दिन में छुट्टी नहीं लेना चाहता था बिकॉज मेरी सेल ख़त्म हो जाती। तो वो चीज़ें भी देखी हैं। मुश्किलें आती हैं हर तरीके से। इंडिया में बिज़नेस करना आसान नहीं है, और मगर कभी मैंने उनको मुश्किलों की तरह नहीं देखा। वो मेरे हिसाब में, मेरे दिमाग में कभी वो नहीं था कि मुश्किल आई है, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करें, अच्छा आज दुकान बंद नहीं कर सकते, क्या करें, किस तरीके से खोल सकते हैं। तो मैंने कभी उस तरीके से वो देखी नहीं चीज़ जो आप बोल रहे हो। तो मेरे को मुश्किलें आई होंगी, बट मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है रादर देन मुश्किल को देखना। तो आगे बढ़ते रहो, पीछे देखना क्या है। और जैसे कि आप जैसे ग्रो कर रहे होते हैं, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, क्रिएटिव लोग या जो पहली बार बिजनेस करते हैं उनको हायर करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो सही लोग मिलने में, सही टीम बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपने वो अपनी इनिशियल टीम कैसे बनाया, और किन चीज़, क्योंकि आप भी अपकमिंग ब्रांड है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप बहुत कोई हाई सैलरी या बहुत पर्क्स तो नहीं दे पा रहे होंगे इनिशियल में। तो फिर आपने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बिल्ड करी? अच्छा सवाल है, बिकॉज उस टाइम पे कोई जब ब्रांड बना रहे होते हो तो कोई ऐसे तो कोई नौकरी पे आएगा नहीं तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए, चीज़ें भी नहीं है। मगर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इंग्लिश में कहावत है, गुड पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स गुड पीपल, और अपने जो क्रिएटिव पीपल ग्रेविटेट्स, यू नो, लाइक। एंड मेरे हिसाब से
अगर तुम चीज़ ठीक बना रहे हो, तुम्हारा अंदर से सोच ठीक है, तो लोगों को दिखता है और वो पैशन के साथ दिखता है कि काम कर रहा है बंदा, तो उस पैशन के साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं। तो पहले जो लोग आए थे, आई बीन ब्लेस्ड कि जैसे आए थे उनको पैसे से मतलब नहीं था, उनको सीखना था। और वो जो क्या बोलते हैं हंगर, आग थी सीखने की, वैसे लोग आए पहले इनिशियल डेज में, जो मेरे को भी बड़ा काफ़ी हेल्प हुआ, मज़ा आया काम करने का साथ में। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि कोई मेरे लिए काम कर रहा है, हम साथ में काम कर रहे हैं। तो वो फ़र्क होता है लोगों को जांचने का, उनको ट्रीट करने का। और खुशकिस्मत हूँ कि लोग जो आए रुक के और काम करा उनने, और अभी तक मेरी कंपनी में लोग हैं जो 7, 8, 9 साल से काम कर रहे हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट हाँ, पहली बार जब ज्वाइन किया तब से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो वो रिटेनर जो रिटेन करता है अपने लोगों को, वही लीडर होता है एक तरीके से। यहाँ पर रिटेन, आजकल तो लोग ऐसे जॉब छोड़ते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, ये नाम के लिए आते हैं। मेरे को तो यहाँ पर हमने मजाक हो गया, यहाँ पर तो हम बैठ के हंसते हैं जब डिज़ाइन स्कूल से बच्चे आते हैं हमारे पास अब नौकरी करने के लिए, तो हम तो बोलते हैं ये तो हमारे पास आए हैं बस डिप्लोमा हमारा छापा लेने के लिए कि यहाँ भी काम किया, यहाँ पर नापा-डोरी कर लिया, वहाँ से फिर अगला में 3 महीने में छोड़ के अगली जगह पे 10,000 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि नापा-डोरी का नाम ठप्पा लग गया। तो मैं तो ग्रेजुएशन स्कूल बना लिया एक तरीके से। तो वो हम हंसते हैं उस बात पे, बट जो आते हैं जिनका पहले से ही पता होता है कि ये बंदा आया है, वो काम करने वाला है, उसको काम से मतलब है और कुछ और है, तो वो जांचना बड़ा ज़रूरी होता है किससे तुम किसके साथ लग के काम कर रहे हो। एक तो मुझे आपका नाम काफ़ी यूनिक और डिफरेंट लगा, मतलब आई थिंक डोरी आप बोल सकते हैं इंडियन वो थ्रेड है, बट नापा डोरी काफ़ी ऐसे फॉरेन या इंटरनेशनल वाइब देता है। तो क्योंकि आपको ये काफ़ी आपने नाम सोच के रखा था, क्योंकि नेमिंग ब्रांड बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्या आपने नेम रखा है, तो उस हिसाब से सोचा था। कैसे सोचा ये नाम के बारे में, और क्या जल्दी आ गया था नाम या कैसे? जल्दी तो कोई नहीं आया था, मैं 2 साल पहले शुरू कर सकता था ब्रांड। मैं 2008 से सोच रहा था ब्रांड बनाने का, बनाया 2010 के एंड में, तो 2-2.5 साल लगे नाम सोचने में। अच्छा, ये इसीलिए पोस्टपोन किया क्योंकि नाम पसंद करें? खाली नाम के लिए, बिकॉज मेरे को एक ही चांस मिलता है जाने का मार्केट में, बाद में नाम चेंज नहीं कर सकते, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और मैंने आपको जैसे बोला, मैं फ़ौजी बैकग्राउंड का था, मेरे फादर फ़ौज में थे, तो मेरे को हमेशा लगता था 5th बटालियन करेंगे या कुछ आर्मी के हिसाब से रखेंगे, कोई एयरफोर्स के हिसाब से रखेंगे, तो उन चीज़ों का मैं सोचता था, मगर वो टिका नहीं कोई नाम दिमाग में। तो जब तक नाम नहीं आएगा तब तक मैंने सोचा प्रोडक्ट बनाते हैं, नाम तो आ ही जाएगा कभी कभार। फिर एक टाइम आ गया था जब इतना डिले हो गया था कि सोच रहे थे क्या करें, अब कब शुरू करूँगा, ये नाम तो सोचना है कुछ। तो बैठा हुआ था ऑफिस में और सामने पड़ा था लेदर और धागा पड़ा हुआ था, और मास्टर जी खड़े हुए थे साथ में। तो हमने बोला ये नापा लेदर है, ये डोरी लो, आप कुछ काम करो। तो मैंने बोला नापा डोरी, नापा डोरी 2 चीज़ जो अपने हर चीज़ में इस्तेमाल करता हूँ, दे आर यूज्ड टू एवरीथिंग दैट आई डू। सो I was like, Napa Dori sounds good. This is a name that I can, live with, and it rolls off the tongue really well. ज़बान पे अच्छी तरह से आया था नाम, और नाम लगता भी ऐसा है कि आसानी से बोल सकते हो, ऊपर से ये भी नहीं पता क्या है, और छोटा है। तो मैंने बोला चलो नापा डोरी से शुरू करते हैं। तो रजिस्टर करा नाम को, देखा नाम है, ऑब्वियसली नापा डोरी किसी के पास नहीं था, तो अब वहाँ से शुरू करा। और इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, सो इट्स अ नेम दैट इट्स रियली वर्कड वेल फॉर अस। लोग सोचते हैं जापानीज़ नाम है, बिकॉज नापा डोरी जापानीज़ में स्ट्रीट को बोलते हैं, तो गली को, तो लेदर स्ट्रीट हो जाता है जापानीज़ में। तो वो मेरे को पता नहीं था, और मेरे को तो 6-7 साल बाद किसी जापानीज़ बंदे ने बताया कि नापा डोरी लेदर स्ट्रीट होती है जापानीज़ में। सो हर कोई लोग सोचते हैं इटालियन है, because Napa, and so it's been fun to evolve and see कि नाम का क्या
कैसे लोगों के दिमाग में रहता है, बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी मैंने देखा कि जैसे आपने शुरुआत जैसे हमने बोला बैग से किया, फिर ट्रंक से किया, बट आप बहुत वाइड रेंज की चीज़ें बनाते हैं, चाहे पेंसिल से लेके, इंस्टेप से लेके, जूतों से लेके, मतलब लिटरली आप ऐसा होता है ऑलमोस्ट जो भी हम घर पे यूज़ करते हैं लाइफस्टाइल ब्रांड हो गया। हाँ, लाइफस्टाइल। तो जैसे कि आपकी स्पेशलिटी लेदर और ये लेदर गुड्स में थी, अब आप पेंसिल वेंसिल भी बना रहे हैं, तो क्या उससे ब्रांड डाइल्यूट नहीं होता, या आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यार इसमें जाना है नहीं जाना है? क्या इंस्टिंक्ट, अच्छा, जो मन में आया बनाओ। अच्छा, जो चीज़ लाइक अगर मैंने बिजनेस के प्लान के हिसाब से चलना होता था, मैं खाली बैग ही बना रहा होता, बिल्कुल, और बैग ब्रांड ही बन जाता। मगर क्रिएटिव इंसान को अलग चीज़ें करने का शौक़ होता है, मुझे भी शौक़ है, और जो मेरे को चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो मेरे को लगता है कि यार ये बना के मेरे को ये कहीं मिल नहीं रही, ये बनानी चाहिए, तो उन चीज़ों में घुसा हूँ मैं। कभी कभी फेल भी हुआ हूँ, कभी कभी सक्सेस भी हुई है। मगर स्टेशनरी अच्छी लगती थी। अब स्टेशनरी तो हमेशा तुम किनारा स्टोर पे जाते हो, स्कूल एक फुट्टा होता है और रबर होता है और क्या पेंसिल, वो ज्योमेट्री बॉक्स आता था, तो स्टेशनरी में बोला ये स्टेशनरी क्यों नहीं मिलती ढंग की, तो स्केल बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं। तो जो मन में आया मैंने अपने हिसाब से करा है ब्रांड के लिए, और आई थिंक दैट्स बीन द डिफरेंशिएटर फॉर अस इन टर्म्स ऑफ हमारा ब्रांड जैसे है। कैटेगरी डिफाइनिंग ब्रांड नहीं है, हम इतनी सारी कैटेगरीज में घुस गए हैं कि अब लाइफस्टाइल ब्रांड हो गया है लेदर ब्रांड की जगह। अब हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो कभी कभी लेदर होती नहीं है उसमें, बट नाम नापटोरी है, मगर नाम की वैल्यू है, यू नो, नाम की वैल्यू क्वालिटी पे है, प्रोडक्ट पे नहीं है कि किस चीज़ क्या क्या बना रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए 10 साल लगे हैं यहाँ पहुँचने में। शुरू से बना रहा हो तो कोई वैल्यू नहीं देता प्रोडक्ट को, ये बोलता है ये बंदा कभी बैग बना रहा है, कभी ये बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। ये चीज़ें टाइम से आई हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हुई। और जैसे कि आप बहुत बार बोल रहे हैं कि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं इनिशियली, क्योंकि आप थे तो मतलब आप ही सब कुछ देख रहे थे, तब क्वालिटी इजीली मेंटेन हो जाएगा। अब टीम बड़ी है, प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, तो उसमें और स्केल भी काफ़ी बड़ा है, उसमें आप क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं? अभी भी खुद जाके देखता हूँ क्वालिटी, थोड़े बहुत स्टैंडर्ड बनने ज़रूरी होते हैं कंपनियों में, प्रोसेसेस बनना शुरू होते हैं। अब जो तुम्हारे साथ इतने साल से काम कर रहा है उनको भी पता चल जाता है क्वालिटी का क्या है, क्या जांच है क्या नहीं है, और ये भी पता है उनको कि अगर कुछ गड़बड़ बनाया तो वापस जाएगा टेबल पे और उनको ही पर झाड़ पड़ेगी। तो वो चीज़ें हैं, छोटा सी कंपनी है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, तो क्वालिटी मेंटेन करना आसान होता है थोड़ा सा। और अभी तो आप ठीक बोल रहे हो कि अभी इतनी वाइड रेंज हो गई है कि उनको क्वालिटी कैसे स्टैंडर्डाइज़ करें, वो स्टैंडर्डाइज़ करना का टाइम लगा है, बट हुआ है। हमने भी गलतियां करी हैं, कभी कभी चीज़ें गड़बड़ बन जाती हैं, मगर सीखो और अगली बारी मत करो। तो एंड स्लो चर्न इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड, जितना जल्दी भागोगे उतना जल्दी गिरने की भी आशंका है, तो धीरे धीरे चलो तो तुम मेंटेन कर पाओगे, गिरोगे नहीं। यहाँ पे आप हमेशा जैसे बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हम बिल्ड करते हैं, टाइम लेके बिल्ड करते हैं, बट दूसरी तरफ अभी आप स्टार्टअप्स की दुनिया देखते हैं, फंडिंग आती है, 10 साल में तो एग्जिट हो जाता है सबका। बिल्कुल 10 साल इज द मैक्सिमम, नॉर्मली 5-6 साल, 10 साल में तो सब एग्जिट करके चुके होते हैं। 10 साल में तो कुछ और कर रहे हैं। हाँ, तो आपने कभी ये मन में नहीं आया कि यार नापाडोरी को हम बहुत बड़े स्केल पे ले जाते अगर हम फंडिंग रेज करते, या काफ़ी बड़ा स्केल, ऐसा कभी मन नहीं किया कि इसको बहुत बड़ा कर देते हैं? अब मेरे को स्टार्टअप तो समझ नहीं आते आजकल, जो पता चला कि 2 साल में बंदे ने $1 बिलियन बना लिए और अब एग्जिट हो गया, तो समझ ही नहीं आया करा क्या है। तो देयर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स, या तो तुम स्टार्टअप बना रहे हो एग्जिट करने के लिए, और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्जिट करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं या बिज़नेस प्लान बनाते हैं। मेरा ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था अपने लिए बना रहा हूँ, दिल से चीज़ बना रहा हूँ, बिक रही है, मज़ा आ रहा है काम करने का। और अगर जल्दी पैसा कमाना होता, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मैं भी 10 ऑनलाइन साइट पे होता, अमेज़ॉन पे बेच रहा होता, हर जगह बेच रहा होता, हमारे लिए आसान है ये सब बेचना। अगर मेरे को बिज़नेस को 4 गुना बढ़ाना है अगले 3 महीने में बढ़ा सकता हूँ, मगर फिर क्वालिटी जाएगी, ब्रांड वैल्यू जाएगी, और तुम क्या रह जाओगे, तुम मास मार्केट ब्रांड रह जाओगे। तो
अब तुम्हारा क्या प्लान क्या है आगे बढ़ने का? हम लेगेसी ब्रांड बना रहे हैं, हमें चाहिए कि ये ब्रांड रहें अगले 50 साल तक, आगे बढ़ें, इंडियन ब्रांड हों। अब ये लुई विटॉन और ये सारे जो वहाँ पर सारे स्टार्टअप तो नहीं थे ना, तो वो अलग थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है लोगों का। अब आपके ऊपर है आपको क्या बनाना है। शायद आपके पास अच्छा आइडिया है जो आप सोच रहे हो कि बन सकता है और करोड़ प्रोडक्ट बेच सकता हूँ उन चीज़ों के और मैं आगे से बाय बाय टाटा करके आगे बढ़ूँ, वो आपकी मर्जी। हम चीज़ें बना रहे हैं टू चेंज द सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, कि लोग आएँ, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू कैरिंग, इंडियन प्रोडक्ट है, यू नो, इज़ एज गुड एज एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो वो सेंस ऑफ प्राइड आनी चाहिए प्रोडक्ट पहनने के लिए। जब तक वो नहीं है तो फिर मज़ा क्या है काम करने का। खुशी आती है देख के लोगों को कि नापाडोरी यूज़ कर रहे हैं और जा रहे हैं बाहर इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आप एक चीज़ बोल रहे थे, आप लेगेसी ब्रांड बनाना चाहते हैं या हाँ जी, आइकॉनिक ब्रांड टाइप ये बनाना चाहते हैं। हाँ जी। पर अभी तो आपका पूरा क्रिएटिव कंट्रोल है, आप बताते होंगे कि हाँ आपके थ्रू ही सब डिज़ाइन जाता होगा। बट इवेंचुअली जैसे चाहे लुई विटॉन हो या हो, वो इवेंचुअली फिर दूसरे डिज़ाइनर्स आते हैं, वो भी उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके आते हैं। बिल्कुल। तो वो फिर क्योंकि होता क्या है ना कि फिर आप क्योंकि फाउंडर हो तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे वो एक्सपैंड करते हैं? ऐसे ही होगा बिल्कुल, जैसे आपने बोला क्रिएटिव हेड आएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं ही बैठे रहा ऊपर और सारी चीज़ मैं भी बनाता रहा तो मैं भी तो यू नो वो बोलते हैं ना, लाइक एक वही वाइनल बनाना चलाना नहीं चाहिए, कोई नई धुन भी होनी चाहिए कंपनी में। तो अगर वही मैं गाने गाते रहा अपने तो वैसे ही मर जाएगा ब्रांड। तो सबको एक टाइम पे एक स्टेप पीछे लेके किसी और को आगे बढ़ाने के लिए देना बहुत ज़रूरी है। और जब टाइम आएगा तो 100%। अभी तो सब, चाहे मेरी कंपनी में कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो, आईटी में हो या मास्टर जी हो या कोई भी हो, जिसके पास जो अच्छा आइडिया है सबके लिए ओपन हैंड है कि आके बता सकते हो। तो कभी कभी तो मेरे मास्टर जी ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं कि वो बोलते हैं भैया ये अच्छा है, ये मैंने बनाया है, ये वॉलेट है मगर इसके अंदर मैंने ऐसी जेब बनाई है। बोला ये तो बड़ी अच्छी जेब है यार, ये इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो प्रोडक्ट चले गए मार्केट में। तो सबके पास खुला आता है, सब अपनी कंपनी में अपना समझ के बनाते हैं कि क्या बनाए नेक्स्ट। तो उसमें मज़ा आता है। फिर अब अपने मैं बोलते रहूँगा सबको कि मैं ही बनाऊँगा तो फिर फ़ायदा क्या है। क्रिएटिव कंपनी में काम कर रहे हो, क्रिएटिविटी अगर तुम्हें दोगे नहीं, खुला हाथ नहीं दोगे उस पर, तो कैसे आगे बढ़ोगे। और जैसे कि मैंने आपको देखा कि आपके जो ऑफलाइन स्टोर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन दुनिया है, कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। ऑफलाइन स्टोर में इन्वेस्टमेंट इतना आता है, ऊपर से कोविड के चक्कर में बंद, लॉसेस बहुत हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आगे की दुनिया है वो ज़्यादा ऑनलाइन फोकस्ड होने वाली है, या आपको क्यों अभी भी भरोसा है कि ऑफलाइन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा? ये सवाल मेरे पास बहुत बारी आया है बहुत सारी इंटरव्यूज़ में कि ऑनलाइन में कितना फोकस करते हो, आपका ऑनलाइन वेबसाइट स्ट्रॉन्ग है, ये है, कितना रेवेन्यू आएगा उससे, ये होगा। हाँ, ऑनलाइन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। ऑनलाइन कहीं नहीं जा रहा और चीज़ें बिकेंगी ऑनलाइन, बढ़ेंगी और हर कंपनी को फोकस करना चाहिए ऑनलाइन। मगर तुम अपनी ज़िंदगी ऑनलाइन नहीं जी सकते। रियल एक्सपीरियंसेस ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब तुम ऑनलाइन चाय तो पी नहीं सकते ना कॉफ़ी पी सकते हो, ना चाय पी सकते हो, ना खाना खा सकते हो ऑनलाइन, शॉपिंग ही कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स कहीं जा ही नहीं रहे, वो यहीं रहेंगे। इंसान को घर से बाहर निकल के एक्चुअली एक्सपीरियंस करने की चीज़ें चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ ग्रोथ के लिए भी। और एज अ ब्रांड हम बिलीव करते हैं कि ऑफलाइन इज़ ऑलवेज गोइंग टू स्टे मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑनलाइन, बिकॉज टिल द टाइम यू कांट मेक पीपल एक्सपीरियंस योर ब्रांड प्रॉपर्ली, यू कांट गो अहेड। तुम चाहे ऑफलाइन में लोग, और मैंने हमेशा अपनी टीम को बोला है कि हमारे स्टोर्स आर नॉट पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल होता है कि जाके तुम चीज़ खरीदने वाले हो, वो तो पॉइंट ऑफ सेल कैन ओनली बी ऑनलाइन। बट पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस कि कुछ महसूस कर रहे हो, जाके कुछ स्मेल आ रही है,
तुम छू रहे हो चीज़ को, वो खाली ऑफलाइन में हो सकती है। और वो बहुत ज़रूरी है ब्रांड बनाने के लिए, बिकॉज जब वो बन जाता है तब तुम जाके बाहर तुमने देख लिया, गए चाहे ख़रीदा नहीं, मगर बट घर पे जाके बैठा, सोचा उसके बारे में, सोचा कि यार मेरे को बड़ा अच्छा लगा था वहाँ पर जाके, कितनी इस तरह से डिज़ाइन था, स्टोर, प्रोडक्ट अच्छे पड़े थे, क्वालिटी अच्छी थी, सब कुछ थे, अच्छा अब मैं ख़रीद लेता हूँ। तो पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन आ गया। तो वो सर्कल है, उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चाहिए। एंड ये चीज़ है कि जैसे कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ग्रो अप किए। हाँ जी। एंड अब आपका लग्जरी ब्रांड है जो कि मे बी सिर्फ टॉप के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। हाँ जी। जो कि बहुत नंबर कम है इंडिया में। तो वो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप सिर्फ लग्जरी फोकस करेंगे, या क्योंकि लेदर था और प्रीमियम लेदर लग्जरी बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो तब आपने डिसाइड किया कि हम लग्जरी प्रोडक्ट ही बनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं था, मैंने अपने डिज़ाइन को और अपनी मेहनत को हमेशा वैल्यू दी है। अब वो वैल्यू मेरे हिसाब से दी है, मेरे को जो लगता है कि मेरे प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि महंगा है तो आप मत लो, आपको लगता है कि अगर इसमें मेहनत लगी है, चीज़ें हैं और आपको वैल्यू लगती है उसमें, तो आप लोगे। तो मैंने उसके हिसाब से नहीं चला कि बिकेगा नहीं बिकेगा। तो वो तो ओवर द टाइम अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोग बोलते हैं कि लग्जरी ब्रांड है या प्रीमियम ब्रांड है और इतना महंगा है, ये वो है। मगर शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में मैं तो ब्रांड ही नहीं था, मगर मेरे प्रोडक्ट प्राइस पॉइंट्स उतने ही थे, हाई एंड के थे, बिकॉज मैं सोचता था कि मैंने चीज़ बनाई है, इस वैल्यू पे होनी चाहिए। और उसके लिए मेरे पास हर सवाल का आंसर था कि किस क्वालिटी का लेदर लगा है, किस तरीके की स्टिचिंग करी है, क्या करा है, कोई मेरे को बैग बना के दिखा दो आप इस क्वालिटी का। बट बड़े लोगों ने आके मेरे को बोला कि यार आपका तो बैग पूरे लेदर का भी नहीं है, आधा कैनवस है आधा लेदर है, और आपका बैग लेदर बैग से, पूरे लेदर बैग से बड़ा महंगा है। जो अभी 2-3 ब्रांड थे उस टाइम पे लेदर वाले यहाँ पे, उनसे हम ज़्यादा महंगे थे। तो मैंने उनको बोला आप खाली बैग की कीमत नहीं दे रहे, आप डिज़ाइन की कीमत दे रहे हो। द वैल्यू फॉर डिज़ाइन इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। सो एट नापाडोरी वी ऑलवेज कैरी अ टैग फॉर द डिज़ाइन दैट्स कमिंग टू यू एज वेल। सो वो डिज़ाइन का पैसा क्यों ना लो, इंटेलेक्चुअली दिमाग लगाए। तो अगर चीज़ ही बनानी होती तो आप मर्सिडीज़ क्यों लेते हो, मारुति में चलो, वो एक जगह से दूसरी जगह तो वो भी बचाएगी आपको। और डिज़ाइन के पैसे दे रहे हो आप, चीज़ के पैसे दे रहे हो कि जिस क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। तो उस हिसाब से शुरू से हमारी यही रही है कि चीज़ क्वालिटी की बनाएंगे और उस चीज़ का सही पैसा लेंगे, ज़्यादा नहीं कम नहीं, बट जो हमने सोचा है, जिस मार्क पे हम सोचा है उस पे, उस हिसाब से लेंगे। ज़्यादा नहीं बिकेगा, थोड़ा सा ही बिकेगा, बट वो थोड़े से हम खुश हैं क्योंकि वो ठीक लोगों के पास जा रहा है जिनको कदर है तुम्हारे डिज़ाइन की, कदर है तुम्हारे प्रोडक्ट की। तो वो चीज़ धीरे धीरे एजुकेट करती है पब्लिक को कि ठीक है ये ब्रांड इसी तरीके का है, अच्छी क्वालिटी का माल मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। तो वो एजुकेशन में लगे 10 साल 12 साल, अब जाके आप बोल सकते हैं, पहले तो बोलते नहीं। और ये जैसे कि ऑफ कोर्स ये मुझे आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बिजनेस का पार्ट, कि ठीक है आपने लेदर से शुरू किया, लाइफस्टाइल ब्रांड बने, बट आप फिर फूड में घुस गए, कैफे में घुस गए, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस है, पूरा ही अलग बिजनेस है, उसके फेलियर रेट और भी बहुत ज़्यादा है। एंड वो उसको ऑपरेशनली भी बहुत ज़्यादा हैवी है कि ऑन ग्राउंड ऑपरेशन है, हर दिन क्वालिटी मेंटेन करना है, एंड वो आपके ब्रांड से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल। तो वो आइडिया कैसे आया, वहाँ पे कन्विक्शन कैसे बिल्ड किया, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो ऐसा हो गया कि हाँ ऐसा सोचते ये कर देते, बट फिर आपने किया और वो काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऐसा सोचा और एक दिन सोचा कि खाना बनाते हैं और शुरू करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं था। 2-3 साल लगे थे सोचने में कि ब्रांड का एवोल्यूशन कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, और किस तरीके से। मैंने जो पहले आपका सवाल का आंसर करा था कि ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में एक्सपीरियंस लोगों को कैसे लाएंगे। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन 2 सेकंड का होता है, इंस्टाग्राम का वीडियो 15 सेकंड का होता है। अब आप ऐसे फ्लिप करते हो फ़ोन को और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटते हो, 1-2 सेकंड देखा उसके बाद आगे बढ़ गए।
और दुकानों में यही होता है, दुकानों में जाओगे तुम 2 सेकंड देखोगे प्रोडक्ट, उसके बाद भाग जाओगे बाहर. हाउ डू यू रिटेन द कस्टमर फ्रॉम स्पेंडिंग 10 seconds into the store to them spending 3 minutes in the store? लगता काम टाइम बहुत कम ही है वो भी, 10 सेकेंड. के साथ आपने सोचा वो कि कैसे लोगों को कैसे रोकें. और ऊपर से मैंने जैसे आपको बोला मैं शौकीन हूँ, मैं मेरे को कॉफ़ी बड़ी अच्छी लगती थी और मेरे को कहीं ढंग की कॉफ़ी मिलती नहीं थी. तो वो भी था कि कॉफ़ी शॉप बनाएंगे और कॉफ़ी क्रिएट करनी है. लाइक कॉफ़ी और लेदर, द स्मेल, लेदर की स्मेल, कॉफ़ी की स्मेल, दे ऑल गो रियली वेल. वो हर एक बड़ी स्टोरी का एक वो है टुकड़ा, तो उसको कैसे साथ लाएं, कैसे साथ जोड़ें. और 2-2.5 साल करने के बाद एक्सपेरिमेंट में बोला चलो ठीक है अब टाइम आ गया है, कैफ़े खोलते हैं. और कैफ़े विल बी पार्ट ऑफ द स्टोर, क्योंकि है ब्रांड का कैफ़े डोरी नाम है, डोरी है लगी हुई है हर जगह, वो डोरी हर जगह जाएगी. और टच वुड काफ़ी अच्छा बढ़ा और लोगों को अच्छा लगा, क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी थी. जो हमने जिस तरीके से हम केटर कर रहे थे, पैन यूरोपियन काइंड ऑफ चॉइस. एग्स था, मैंने तो जब शुरू करा था, मेरे वही बोल रहा हूँ इंस्टिंक्ट में चल रहा था. तो मैंने सोचा था नहीं, दिल्ली के लोग उठते नहीं जल्दी, तो हम तो 7 बजे खोलेंगे, ब्रेकफास्ट जगह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकफास्ट जगह है नहीं, कम है. बट फिर जल्दी से समझ भी आ गया कि वो दिल्ली के लोगों को उठाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले 11 बजे से पहले कोई आता ही नहीं है. तो वो टाइमिंग चेंज करी, मगर है स्टिल ब्रेकफास्ट प्लेस, एग्स हैं, कॉफ़ी है, इन्वायरमेंट है. तो सीखा भी, गलतियाँ भी करी हैं, सीखा भी है. बट अब कैफ़े डोरी चल गया है, काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से तो नाम आ गया है मार्केट में. आई थिंक मुझे तो लगता है कि कैफ़े डोरी से काफ़ी लोग अब नापा डोरी को भी पहचान रहे कि हाँ, वो चीज़ मेरे को ज़्यादा खास लगती नहीं है. क्योंकि लोग सोचते हैं कि ओ कैफ़े डोरी, वो बैग भी बनाते हैं, वो उल्टा हो गया थोड़ा सा. बट उल्टा नहीं है ब्रांड नापा डोरी हमेशा रहेगा. कैफ़े डोरी हमेशा इज़ अ एड ऑन, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रांड. एंड फोकस हमेशा प्रोडक्ट्स पे रहेगा, और क्योंकि प्रोडक्ट से शुरू हुआ था. और ये मैं पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा एक डिसीजन था जिसके बाद आपको लगा कि हाँ यार अब कंपनी अच्छा करने लगी या नेक्स्ट लेवल पहुंच गया? पहले शुरुआत में तो सर्वाइवल वाला गेम हो रहा था. अभी सर्वाइवल ही है, कोई आगे नहीं बढ़ी है. अभी भी पैसे हर महीने के एंड में तनख्वाहें देने के लिए सबकी पैंट उतर जाती है. तो अभी भी वही है हाल. कोई हम जैसे आपने शुरू में बोला था, कोई फंडेड वेंडेड नहीं है. हम अपने हिसाब से चलते हैं, जो कंपनी कमाती है उसी से लोगों को सैलरी मिलती है, उसी से आगे प्रोडक्ट बनता है, उसी से आगे हम बढ़ते हैं. अच्छा. तो वही हो रहा है पिछले 10 साल से. नहीं, और मुझे लगा आप तो स्केल काफी बढ़ गया, तो आपको लग रहा नहीं, वो डर नहीं होगा कि यार कहीं बंद तो नहीं हो जाएंगे कहीं? वो हमेशा होता है, हर महीने के एंड में लगता है कि क्या करेंगे. कोविड ने तो मोरलेस बिजनेस बंद ही कर दिया था, और उस टाइम लग रहा था कि कोविड से पहले पैसे ले लेते किसी से तो शायद बिजनेस चल जाता. 3 दुकानें बंद करी कोविड के टाइम पे हमने. आई थिंक आपका जो शुरुआत वाला दुकान था वो सारी 3 दुकानें बंद करी, सारे पैसे चले गए, लोगों की सैलरियाँ देनी थी. मगर अब आए हैं कोविड के बाद बाहर वापस, थोड़ा बहुत बिज़नेस शुरू हुआ है फिर से. अभी भी इट्स टफ, आसान नहीं है काम करना बिज़नेस. कोई बाहर से लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, ये हो गया वो हो गया, यू नो अब तो लग्जरी प्रीमियम ब्रांड हो गया है. बट बेचना फिर भी मुश्किल है. कांस्टेंट एवोल्यूशन और कांस्टेंट न्यूनेस लाना बहुत मुश्किल है. तो अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी बूटस्ट्रैप्ड हैं हम. अभी भी लगता है कि कभी कभी कि शायद हमें भी देखते हैं उस टाइम जाना पड़े तो देखेंगे, फंडिंग के रूट जाएंगे, देखेंगे. मगर जब तक चल रही गाड़ी चलने दो, अभी मज़ा आ रहा है. एंड अभी को कितने स्केल पे ऑपरेट कर रही है? कितने स्टोर्स हैं, क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं? अभी हमारे पास 9 स्टोर हैं. 3 स्टोर और खुल रहे हैं जनवरी फेब में, और 2 स्टोर बाहर हैं इंडिया से, एक लंदन में, एक दुबई में. और इंडिया में दिल्ली, मुंबई? इंडिया में दिल्ली एंड बॉम्बे में है. ओके. और अभी थोड़ा बहुत एक्सपैंड नॉर्थ में करने की सोच रहे हैं हम. ओके. अभी आपको पता चल जाएगा 2-3 महीने में. एंड एम्प्लॉयज़ कितने हैं? कोई आइडिया नहीं है मेरे को, ऐसे मैंने कभी गिने नहीं. मगर छोटी सी टीम है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है हमारी टीम.
80-90 एम्प्लॉय होंगे और छोटी सी टीम काम करती है और फैमिली की तरह चलती है। और ये मैं पूछना था कि इस इंटरव्यू को काफ़ी यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे, वो भी सपने देखते होंगे कि बड़ा ब्रांड बनाएंगे, आइकॉनिक ब्रांड बनाएंगे, बट उनकी प्रॉब्लम्स होंगे या स्टूडेंट होंगे जो भी है, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? जो बड़े सपने देखता है, मे बी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, डाउट करता है अपने आप को। सपने देखो और सपने को रियलिटी करो। आगे फेलियर आधे there's a thing that I've learned, like 60 to 70% of the people fail before even starting the business. अच्छा, वो शुरू करने से पहले ही फेल हो जाते हैं, दिमाग में ही फेल हो जाते हैं। पहले ही हार मान लो, क्योंकि इसमें इतनी प्रॉब्लम आएगी, ये तो ऐसे होगा नहीं। मेरे को अगर करना होता कि मैं बैग ब्रांड क्यों बनाऊंगा, मैं कुछ और बनाता। कितने सारे बैग ब्रांड हैं दुनिया में, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं कौन से तीर मार लूँगा बैग ब्रांड बनाने के। वो मैं अगर ऐसे सोचता तो मैं पहले ही हार जाता, क्योंकि लॉजिक सेज नहीं बनाना चाहिए। मगर वही इंस्टिंक्ट पे जाओ, हार मत मानो। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तुमने कुछ आइडिया आया, तुमने ट्राई मारा, नहीं हुआ, अगले पे चले जाना। टांग एम्पुटेट करके तो नहीं दी ना किसी और को कि अगले पूरी ज़िंदगी लंगड़े रह गए। तो हाथ पैर है, आगे बढ़ना, अगली चीज़ पे जाओ। कितनी बारी आई जस्ट फील दैट, और लोगों की बातें मत सुनो, अपनी इंस्टिंक्ट पे जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आपने बोला यंगस्टर्स को क्या सलाह दो, और शुरू में बता दिया कि ड्रॉप आउट है, तो ड्रॉप आउट नॉर्मली जब देखते हैं IIT का है, IIM का है, या पेरेंट्स के पास अच्छे रिसोर्सेज थे, बट जब नॉर्मल इंडिया क्या है, कॉलेज में स्ट्रगल कर रही है, मे बी इतनी अच्छी जॉब नहीं लग रही है। हाँ, बट बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। एक तरीके से अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ और मोड़ आए होते, मैं भी पूरा कॉलेज करके चेक करता हूँ। नौकरी मिल गई, अच्छी चांस की बात थी, कोई प्लान नहीं था ऐसे कोई छोड़ने का पढ़ाई। और मैं बोलूँगा कि नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, जो भी सुन रहा है इसको, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिलता है। तुम अपना पैसा खर्च के क्यों किसी और का पैसा खर्चने दो, तुम सीखो। वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल आधे से लोग काम ही नहीं करना चाहते। कॉलेज से पास आउट हुए, मैं अपना बिजनेस करूँगा, क्या करूँगा, जो भी करूँगा, आधे से ज़्यादा फेल होंगे। क्योंकि अगर तुम्हें रियल लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कैसे। मैं 3 साल घुटने रगड़ के काम करा है, और उसके बाद 4 साल कोई और छोटा सा बिजनेस करा था, एक्सपीरियंस गेन करा है। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस 31 साल की उम्र पे शुरू करा था, जो लेट है। आधे से ज़्यादा लोग 22 साल पे शुरू कर लेते हैं, 23 साल पे बिना तो। हाँ, वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती आजकल के लोग। मेरे पास भी जो स्टूडेंट आते हैं कॉलेज के और जो हर जगह से आते हैं, वो बोलते हैं अब मेरे को ये सैलरी चाहिए। मेरा क्यों, क्या एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं कॉलेज से आया हूँ, क्यों भाई? एक्सपीरियंस तो बताओ ना मेरे को। रियल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है तो सैलरी किस तरीके से डिमांड कर रहे हो? बट वो है, डिमांड है, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स खुल गए हैं, स्टार्टअप इतने सारे हैं, फंडिंग ने सबको बिगाड़ दिया है। इन्वेस्टर का पैसा है तो फिर तो वो लोग ले लेते हैं लोगों को, बच्चों को। बट मेरे यहाँ पर अगर तुम्हें इंटर्नशिप करनी है और चीज़ करनी है, बड़ा मुश्किल से अंदर एंट्री होती है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम आ रहे हो, तुम्हें यू हैव टू ऐड सम वैल्यू टू द कंपनी, तभी आप भी कुछ सीखोगे। बिल्कुल। ऐसे आए 2 महीनों में क्या ही समझ आएगा? कुछ समझ नहीं आता 2 महीने में। 2 महीने में तुम्हें ये नहीं पता चलता तुम आ रहे हो या जा रहे हो। तो और आधे से ज़्यादा लोग ये यहाँ पर डिज़ाइन स्कूल करते हैं, मगर कभी मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन जो तुम अपने आप को दे सकते हो वो है ट्रैवल। तो थोड़ा पैसा कमाओ, नौकरी करो, थोड़ा पैसा कमाओ, छुट्टी लो, जाओ बाहर, देख के आओ कि कैसी दुनिया चलती है। वो बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना अपने आप को। कोई स्मॉल टाउन से आते हैं, स्मॉल टाउन में इतनी वो ऑप्शंस नहीं होते देखने के लिए। तो अगर तुम कोई स्मॉल टाउन में रह रहे हो, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें बॉम्बे आना है, दिल्ली आना है, देखने ब्रांड्स देखने, चीज़ें करने, थोड़ा इवॉल्व करना,
आके करो। इंटरनेट से सब कुछ नहीं मिलती ज़िंदगी, यहाँ पर आके अगर बड़ी सिटी में आओगे पता चलेगा कितने का क्या बिक रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा नॉलेज बढ़ती है। और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो बाहर जाना तो बाहर जाके आओ। अब तो सब कुछ आसान है, ट्रैवल करना आसान है, तो वो हंगर होना चाहिए सीखने का। तो अगर वो नहीं है तब तुम क्या कर पाओगे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो खुद अभी तक सीख रहा हूँ। मेरे को जब भी कोई मौका मिलता है मैं तो भाग जाता हूँ 2 सेकंड में कि मेरे को 5 दिन दे दो, मेरे को 5 दिन जाना, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्रिएटिविटी बिल्कुल डेड हो गई है। ये मुझे आपसे पूछना था कि जैसे कि आप क्रिएटिव हेड भी हैं, तो एक होता है कि क्या आप डिज़ाइनर सिर्फ डिज़ाइन स्कूल से पढ़ के बन सकते हैं, या डिज़ाइन का वो एस्पेक्ट कैसे लेके आते हैं? बुक्स पढ़ के, कॉलेज पढ़ के, वीडियोस देख के, ट्रैवल करके वो पता कैसे चलता है कि हाँ यार डिज़ाइन हम कर सकते हैं, ये डिज़ाइन कैसे बनता है, क्या करता है? वो अंदर से बंदे को पता होता है पहले से। ओके। मेरे यहाँ पर मैं डेवलप नहीं हो सकता? डेवलप टू एक्सटेंड, इट कैन बी पॉलिश्ड, बट वो अंदर से आना चाहिए। तो काफ़ी लोग डिज़ाइन स्कूल जाते हैं यहाँ पे और कभी बाहर नहीं गए, कभी कुछ पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं, तो डिज़ाइन कैसे आएगा? और पढ़ो, बुक्स पढ़ो, इंटरनेट है, सारी दुनिया की सब चीज़ें पता है, तुम्हें पता होनी चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है। और मेरे यहाँ पर हम जब इंटरव्यू लेते हैं, हम डिज़ाइन स्कूल की नहीं लेते इंटरव्यू, हम इंटरव्यू बंदे की लेते हैं। जो इंसान आया उसकी इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं। मेरे को कोई मतलब नहीं तो मैंने कॉलेज में करा क्या है। तो यहाँ पर तुम्हें कोई फैंसी डिज़ाइन स्कूल से आके तुम्हें नौकरी मिलने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर जब मेरे को लगेगा कि थोड़ा वो हंगर होना चाहिए, भूख होनी चाहिए सीखने की, वो है तो तुम चाहे इंजीनियर हो यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें बैग बनाने के लिए रेडी कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम इंटरव्यू भी लेते हैं, चीज़ें लेते हैं यहाँ पर, वो क्राइटेरिया नहीं होता कि तुम फैंसी कोई डिज़ाइन स्कूल से आए हो, मगर थोड़ी बहुत चीज़ें, लाइफ स्किल सेट्स होने चाहिए। भूख होनी चाहिए सीखने की, भूख होनी चाहिए जाके अपने आप को एक्सपोज करने की चीज़ों के साथ। एक्सपोज मतलब कि जाके एक्सपीरियंस करो, कभी थोड़ा पैसा बचा के कोई अच्छी जगह आके खा के आओ। जो इतना पैसा क्यों ले रहा है खाने वो प्लेट करने का, देखो एक्सपीरियंस तो करो, चाहे तुम्हें कोई वैल्यू ना मिले उसमें। कभी छोले भटूरे तुम्हें 10 रुपये की मिल जाएंगे, कोई 5 स्टार में छोले भटूरे तुम्हें 500 रुपये की मिल जाएंगे। मगर एक्सपीरियंस सब कुछ करना चाहिए अगर मौका मिले, क्योंकि उसी से तुम जांचोगे कि इसने ऐसे, इसको चाहे चीज़ सेम थी, वो प्लेट अलग, वो चीज़ कैसे है, वो बहुत ज़रूरी होता है सीखना। तो जब तक वो भूख ना हो सीखने की, वो इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा आगे। इवॉल्व कैसे करोगे तुम, नई चीज़ कैसे बनाओगे? कि अगर तुम्हें पुरानी चीज़ें नहीं पता क्या है मार्केट में, तो नई चीज़ बनाने का कहाँ से मिलेगी एजुकेशन? तो वो बहुत ज़रूरी होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। मेरे को अगर आप पूछोगे जापान में क्या हो रहा है डिज़ाइन इंडस्ट्री में, या कोपेनहेगन में क्या हो रहा है, या मेक्सिको में क्या मिल रहा है, और ये मेरे को सब क्या पता है। अच्छा। मतलब मेरी फील्ड के रिलेटेड, कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट छोटा ब्रांड क्या कर रहा है, वहाँ पर ये क्या बन रहा है, वो मेरे कोई काम का नहीं है, मगर मेरे को पता है। तभी जाके तुम आगे बढ़ सकते हो, चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी होता है वो चीज़ें। एंड अब जैसे कि 10-12 साल हो गए कंपनी को, अब आप फ्यूचर ऑफ नापाडोरी क्या देखते हैं? कोई आइडिया नहीं है अभी। इवॉल्व हो रहा है ब्रांड, बढ़ रहा है आगे। अब ऐसे मोड़ पे आ गया है कि मेरे को लगता है कि अब थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गई इन चीज़ें, तो दुकानें खोल सकते हैं अब थोड़े बहुत। और आगे क्या रखा है कुछ नहीं पता। वर्ल्ड वॉर हो गई, पता नहीं क्या कहाँ जाएंगे, फिर से कोविड आ गया, कुछ नहीं पता किसी को कहाँ जाएंगे। एंजॉय करो जो अभी हो रहा है और आगे बढ़ो बस। अगर मैंने प्लान करके आगे बढ़ा होता तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा होता, कोई और ही रूट होता। मैंने प्लान नहीं करा, इसलिए अभी कैफ़े है, बैग बना रहे हैं, फर्नीचर में घुस रहे हैं। अच्छा। अभी फर्नीचर बनना शुरू होगा। होम डेकोर हमने शुरू करा था कोविड के टाइम पे, तो किसी को कुछ नहीं पता। हमने कहाँ सोचा था कि होम डेकोर ब्रांड बनाएंगे। डोरी लिविंग जो हमने बनाया है अभी, जो हम बेच रहे हैं, होम एक्सेंस, 3 साल पहले किसको पता था कि हम डोरी लिविंग बना रहे होंगे। वो तो जैसे लाइफ जाती है आगे, वैसे बस इवॉल्व होते जाओ टाइम के साथ, बाकी देखेंगे भगवान ने क्या दिया है क्या नहीं दिया। प्राउड फील होता है जब आप देखते हो कि यार 19 साल में हम कहाँ थे,
कितनी दिक्कतें थी या रिसोर्सेज की कमी, आज खुद का ब्रांड इतना बड़ा बिल्ड कर दिया, तो यंग गौतम को प्राउड फील होता होगा कि यार तब उतना सोचा नहीं होगा और आज यहाँ तक आ गए। मैंने कभी इसको इस तरीके से सोचा ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी वही धक्के खा रहा हूँ जो मैं पहले भी खा रहा था। धक्के अलग टाइप के धक्के लग रहे हैं, मगर धक्के तो लग ही रहे हैं। और जो यंग गौतम था उसने जब शुरू करा था, और अब जो है वो कोर वैल्यू वही है कि कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ब्रांड बढ़ गया, मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सेम है। अब ज़्यादा लोगों को पता है, अब नापा डोरी बोलोगे, कैफे डोरी बोलोगे, लोगों को पता है, बट लोगों को ये नहीं पता कि अभी जनरेटर में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, फिर भी अभी किसी को भेजना पड़ता है पेट्रोल पंप में, पेट्रोल यार जनरेटर ऑन कर दे कि सारी कंपनी बैठ गई। तो वो प्रॉब्लम सारी सेम ही रहती हैं, प्रॉब्लम की स्केल बढ़ जाता है। मगर अगर प्रॉब्लम पे फोकस करते रहो तो फिर एंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ। तो जो भी काम करो, लाइफ एंजॉय करो, थोड़ा ट्रैवल करो, थोड़ा हंसो खेलो, आगे बढ़ो। ज़्यादा मनी पे ज़्यादा फोकस कर लिया और अगर तुम उस पे अटक गए कि अरे यार मैं डूब जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे को कुछ नहीं है। कल नापा डोरी डूब गया तो डूब गया, अब हो गया तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या करेंगे अगला। मगर अगर उस पर ऑब्सेस रहूँगा तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आगे फेलियर से डरना नहीं है, आगे बढ़ो। देखो क्या पता किसी ने आगे अगर अगले 3 साल में, अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कोई फंडिंग नहीं है, पता चला किसी ने आगे ख़रीद लिया नापा डोरी। अब वो बोलते हैं आपके इतना प्यारा है नापा डोरी है, आप कभी बेचोगे नहीं, ये नहीं होगा। किसको क्या पता। दुनिया चेंज होती रहती है, आप चेंज होते रहो, सब चेंज होते रहते हैं। मगर अपनी वैल्यू रखो और उसके हिसाब से चलो। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ यार, ये इंटरव्यू अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को भी पक्का से सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना, ताकि आप ऐसे इंटरव्यूज़ ना मिस करें। और आगे हम ऐसे ही डिटेल्ड इंटरव्यूज़ लेके आएंगे इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ। धन्यवाद।